मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु की सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि दस्तावेजी साक्ष्य किस तरह से साबित जो है वह किया जा सकता है। दस्तावेज की परिभाषा हमने धारा 3 में पूर्व में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह के साधन द्वारा कोई भी विषय अगर अभिप्रेत किया हुआ है तो वह दस्तावेज कहलाता है, जिसमें कोई भी लेख, मुद्रित, फोटो चित्रित, मानचित्र, रेखांक, धातुपट, कैरिकेचर आदि और ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्ड सभी तरह के शामिल माने गए हैं। दस्तावेज की यदि हम प्रकार की बात करें तो लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज को धारा 74 और धारा 75 में क्रमशः परिभाषित किया गया है, जिन पर हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। प्राथमिक दस्तावेज और द्वितीयक दस्तावेज धारा 62 और धारा 63 में परिभाषित किए गए हैं इस अधिनियम की, जिस पर हम दस्तावेज की परिभाषा के खंड में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं कि प्राथमिक साक्ष्य जो हैं वे दस्तावेज स्वयं या कई मूल प्रतियों में निष्पादित है तो हर एक मूल प्रति, और जहाँ दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है तो जिन पक्षकारों ने उसको निष्पादित किया है उनके विरुद्ध वह प्रतिलेख प्राथमिक साक्ष्य जो है वह होता है। और साथ ही साथ एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए दस्तावेज जो हैं शिला मुद्रण, फोटो चित्रण में वे मूल दस्तावेज या प्राथमिक दस्तावेज जो हैं माने जाते हैं। इसी तरह धारा 63 में ये वर्णित है कि जो भी प्रमाणित प्रतियां हैं मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई या तुलना की गई प्रति, मूल से जिन पक्षकारों ने दस्तावेज के प्रतिलेख को निष्पादित नहीं किया है उनके विरुद्ध वह प्रतिलेख, काउंटर फॉइल और किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा साक्ष्य, मौखिक वृतांत जिसने उसे स्वयं देखा है, ये द्वितीयक साक्ष्य या द्वितीयक दस्तावेज जो है वो माने जाते हैं। आज हम यदि बात करें कि दस्तावेज के अंतर्वस्तु को किस माध्यम से साबित किया जा सकता है तो धारा 61 जो है अधिनियम की वह वर्णित करती है कि दस्तावेज या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। और यदि इसी में हम धारा 64 का सिद्धांत मिला लें, जिसमें यह कहा गया है कि वर्णित अवस्थाओं के सिवाय जो धारा 65 में बताई हुई हैं दस्तावेज जो है वह प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करना होगा। तो प्राथमिक नियम यह है कि प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा दस्तावेज को साबित किया जाना होगा, जो धारा 62 में वर्णित है उनमें से किसी एक के द्वारा। लेकिन धारा 65 में द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की अवस्थाएं जो हैं वे वर्णित की गई हैं, जिनमें यदि हम बात करें तो पहला अपवाद जो है वह है
मूल यदि विरोधी पक्षकार के कब्जे या शक्त्यधीन हो तो जिस पक्षकार के विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना इच्छित है, और अगर कोई ऐसा पक्षकार है या व्यक्ति है जो न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के बाहर है या न्यायालय की आदेशिका के अधीन नहीं है, तो वह जो है द्वितीयक साक्ष्य द्वारा जो है साबित किया जा सकता है। और द्वितीयक साक्ष्य के रूप में इस परिस्थिति में कोई भी द्वितीयक साक्ष्य जो है वह दिया जा सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें द्वितीय परिस्थिति की, तो जब विरोधी पक्षकार द्वारा उस दस्तावेज की अंतर्वस्तु को स्वीकृत कर लिया गया है तो उसे प्राथमिक साक्ष्य के बजाय द्वितीयक साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है। और उसमें लेकिन वह लिखित जो है वह न्यायालय में पेश करनी होगी, जिस लिखित में उस दस्तावेज की अंतर्वस्तु या उसका अस्तित्व जो है वह पक्षकार ने स्वीकार किया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जब मूल खो गया है या नष्ट हो गया है या पक्षकार अपने किसी लापरवाही या गलती के बिना उसे न्यायालय में पेश नहीं कर पाया है, तो दस्तावेज को द्वितीयक साक्ष्य जो है वह पेश किया जा सकता है। और इसमें कोई भी द्वितीयक साक्ष्य जो है वह पेश किया जा सकता है, लेकिन यह तथ्य जो है वह न्यायालय में साबित करना पड़ेगा कि वह मूल जो है वह नष्ट हो गया है, गुम हो गया है या बिना लापरवाही या गलती के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। चौथे यदि तत्व की बात करें तो जब मूल आसानी से स्थानांतरित न किया जा सकता हो, कई बार इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, जैसे कोई तथ्य किसी इमारत, स्मारक या किसी पट्टिका पर वर्णित है और उस स्मारक या इंक्रिप्शन को चूँकि न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, तो उसका जो फोटोग्राफ है दीवार का वह न्यायालय में प्रस्तुत जो है वह किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति तब भी आ सकती है जब मूल दस्तावेज किसी ऑफिस के रिकॉर्ड में हो और जिसे ऑफिस से बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं हो, तब भी उस दस्तावेज के अंतर्वस्तु को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा जो है वह साबित किया जा सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो पांचवें तरह की अवस्था है जब मूल दस्तावेज लोक दस्तावेज है, जिसकी परिभाषा धारा 74 में वर्णित है। तो उस लोक दस्तावेज को चूँकि उसी कार्यालय के नियंत्रण में रखा जाता है और उस दस्तावेज को कहीं भी बाहर रिकॉर्ड जो है वह नहीं ले जाया जाता, तो यह वर्णित है कि उस लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति जो है धारा 76-77 के अंतर्गत प्राप्त करके और उस प्रमाणित प्रति के द्वारा उस रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु को साबित जो है वह किया जा सकता है। इसी तरह यदि हम बात करें, छठे तरह का है कि मूल की प्रमाणित प्रति भारत में विधि द्वारा अनुज्ञात की गई है तो भी उसकी प्रमाणित प्रति न्यायालय में पेश कर बिना उस मूल को न्यायालय में पेश किए साबित जो है वह किया जा सकता है।
जैसे बैंकर्स बुक साक्ष्य अधिनियम 1891 की धारा 4, पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 की धारा 4, सिविल प्रक्रिया संहिता में ऑर्डर 19, ऑर्डर 11, नियम 19 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जो है वह मान्य होती है। इसी तरह यदि हम अंतिम तरह की अवस्था देखें तो जब मूल का विवरण सुविधापूर्वक न्यायालय में जांच न की जा सके, तब भी उस मूल दस्तावेज के बजाय उसे द्वितीयक साक्ष्य से न्यायालय में साबित किया जा सकता है। कभी कभी और साधारणतः जो राजस्व रिकॉर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा पृष्ठों में होता है और बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि रजिस्टर में वर्णित होते हैं, जिनको आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। जैसे वर्तमान की यदि हम बात करें तो कंप्यूटराइज हो गया, तो उस कंप्यूटर और उसके सारे सिस्टम को उठाकर न्यायालय में ले जाना और वहाँ पर उसकी जांच करना, उसमें बहुत असुविधा जो है वह होती है। तो यह प्रावधान किया गया है कि पूरे दस्तावेज का जो सामान्य निष्कर्ष एक व्यक्ति जो है वह न्यायालय नियुक्त करता है और वह व्यक्ति जो है विशेष कुशल व्यक्ति होता है, वह उस दस्तावेज का परीक्षण करके और न्यायालय में अपने मौखिक वृत्तांत देकर और उसे जो है साबित किया जा सकता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो एक और दस्तावेज को हम कह सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत जो दस्तावेज हैं, प्राइवेट दस्तावेज जिन्हें कहा गया है, तो उनकी प्रमाणित प्रति जो है वह साबित मूल की बजाय नहीं की जा सकती। मूल का निष्पादन जो है वह होना अनिवार्य होता है, और अगर प्राइवेट दस्तावेज की निष्पादन को सिद्ध नहीं किया गया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति जो है वह ग्राह्य नहीं होती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का सबूत जो है अंतर्वस्तु का, वह धारा 65 क ये वर्णित करती है कि धारा 65 ख के अनुसार साबित किया जा सकता है। और धारा 65 ख में कंप्यूटर जनित उत्पादित भंडारित अभिलेखों के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो अनिवार्य हैं कि कंप्यूटर में जो सूचना समुचित रूप में जो है बिना मानवीय हस्तक्षेप के और उसी समय या यूँ कहें उसी अवधि के दौरान जो है वह डाली गई होनी चाहिए, संधारित की गई होनी चाहिए या भंडारित की गई होनी चाहिए, और वह जो सूचना कंप्यूटर में भरी गई है वह नियमित रूप से क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में भरी गई होनी चाहिए, और जब वह कंप्यूटर समुचित ढंग से संचालित हो रहा हो उस समय उसकी शुद्धता जो है वह प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो भी कंप्यूटर में जनित सूचना है उसको न्यायालय में पेश कर जो है साबित
किया जा सकता है। अब जो हमने प्रारंभ में देखा था कि अगर मूल विरोधी पक्षकार के कब्जे में है या शक्तिधीन है, तो जब तक उसे अपेक्षित सूचना नहीं दे दी जाती तब तक उसका कोई भी द्वितीयक साक्ष्य जो है वह न्यायालय में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ये जो सूचना के बारे में नियम है वह धारा 66 में जो है वह वर्णित है कि उस विरोधी पक्षकार को या उसके अटॉर्नी या प्लीडर को पेश करने की सूचना जो है जो विधि द्वारा विहित है वह दी जानी चाहिए। और अगर विधि द्वारा विहित कोई सूचना नहीं है तो जैसा न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अनुसार युक्तियुक्त समझे वह उस पक्षकार को, विरोधी पक्षकार को दी जानी अनिवार्य है। उस सूचना के अवसान के पश्चात ही द्वितीयक साक्ष्य जो है वह न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। परंतु धारा 66 का जो है वह ये कहता है कि निम्न परिस्थितियों में दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य पेश करने से पूर्व विरोधी पक्षकार को सूचना देना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। जिनमें पहली परिस्थिति है जब वह दस्तावेज स्वयं संसूचना है। कि जब मूल पर ही विवाद चल रहा है तो बिना मूल पेश किए वह मामला निर्णित नहीं हो सकता। तो जब दस्तावेज स्वयं सूचना है तो उसे पेश करने के लिए विरोधी पक्षकार को सूचना दिया जाना अनिवार्य नहीं है। इसी तरह यदि हम देखें तो दूसरी तरह की परिस्थिति है कि मामले की प्रकृति से प्रतिपक्षी को ये ज्ञान है कि उससे दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी। जैसे बंधक के मोचन की कार्रवाई यदि शुरू हो रही है न्यायालय में, तो जब तक बंधक विलेख जो बंधकदार के कब्जे में है प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता तो न्यायालय जो है वह सक्षम नहीं होगा। तो मामले की प्रकृति ऐसी है कि बंधक मामले में बंधक विलेख न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और अगर वह प्रतिपक्षी के कब्जे में है तो प्रतिपक्षी स्वयं ही उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होता है। और इस मामले की प्रकृति ऐसी है कि इसमें प्रतिपक्षी को सूचना देना अनिवार्य नहीं होता। इसी तरह यदि हम बात करें तो जब प्रतिपक्षी ने दस्तावेज पर बल या कपट से कब्जा प्राप्त कर लिया हो तो बिना सूचना दिए ही प्रतिपक्षी को द्वितीयक साक्ष्य जो है न्यायालय में दिया जा सकता है। इसी तरह जब भी प्रतिपक्षी ने न्यायालय में वह दस्तावेज जमा करवा रखा है तो फिर उसे सूचना देना आवश्यक नहीं है, केवल मौखिक रूप में ही कह देना पर्याप्त होता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो जब प्रतिपक्षी ने दस्तावेज का खो जाना स्वीकार कर लिया है तो फिर द्वितीयक साक्ष्य पेश करने से पूर्व प्रतिपक्षी को सूचना दिया जाना अनिवार्य नहीं है। इसी तरह यदि हम बात करें तो जब दस्तावेज का कब्जेदार न्यायालय की आदेशिका के बाहर है या अध्ययन नहीं है तो फिर बिना प्रतिपक्षी को सूचना दिए द्वितीयक साक्ष्य पेश किया जा सकता है, क्योंकि कब्जेदार जो है दस्तावेज का वह न्यायालय की क्षेत्राधिकार में जो है वह नहीं है। और अंतिम यदि बात करें तो न्यायालय ने अगर मामले की परिस्थितियों में यह तय किया है कि प्रतिपक्षी को नोटिस दिए जाना आवश्यक नहीं है और
उस पक्षकार को नोटिस दिए जाने से अभिमुक्ति प्रदान कर दी है, तो फिर प्रतिपक्षी को सूचना दिया जाना अनिवार्य नहीं है और उस दस्तावेज के अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य जो है वह पेश किया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर आज हमने चर्चा की, जिसमें द्वितीयक साक्ष्य पेश करने से पूर्व विरोधी पक्षकार को कब सूचना देना आवश्यक है, कब आवश्यक नहीं है, धारा 66 और धारा 66 का परंतुक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर्वस्तु किस तरह से साबित की जाएगी, धारा 65 है वे परिस्थितियां या अवस्थाएं जिसमें द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की छूट पक्षकार को प्राप्त होती है, धारा 65, और धारा 61 और धारा 64 का सामान्य सिद्धांत कि दस्तावेज को सर्वप्रथम प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए और धारा 65 में वर्णित परिस्थितियों में ही द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। दस्तावेज के प्रकार: लोक दस्तावेज, प्राइवेट दस्तावेज, प्राथमिक साक्ष्य दस्तावेज, द्वितीयक दस्तावेज, और धारा 3 में दस्तावेज की परिभाषा। अगले वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।